और संदीप बोल बड़ी खबर दे रहे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने फील्ड मार्शल जनरल के.एम. करियप्पा को भारत रत्न देने की मांग की। जनरल करियप्पा की मूर्ति का अनावरण करते हुए जनरल रावत ने कहा कि अब समय आ गया है कि फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा को भारत रत्न देने की मांग की जाए। Time has also come to recommend Field Marshal Cariappa for the award of the Bharat Ratna. If others can get it, I see no reason why he should not be a deserving personality for the same. दिल्ली से हमारे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी? देखिए, जनरल करियप्पा को वैसे तो लंबे समय से इस तरीके की मांग रहती रही है। जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इस तरीके की बातें करते रहे हैं कि जो फील्ड मार्शल है भारतीय सेना के, उनको भी जो है भारत रत्न के उससे नवाजा जाए। लेकिन आज जिस तरीके से बेंगलोर में कार्यक्रम में खुद जो चीफ हैं बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने इस बात में बात की, तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। और खासतौर पर कि जो ऐसी शख्सियत हैं जो सेना में, जिनको फील्ड मार्शल तक जो रहे हैं, उनको अगर इस तरीके से भारत की उपाधि मिलती है, जो अगर नवाजा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मनोबल भी बढ़ेगा। और अब ये बहस जरूर शुरू होगी कि जब चीफ इस तरीके से कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक नए चर्चा को जो है जरूर जन्म देगा। और अगर खुद जो है चीफ अगर इस तरीके की बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको भारत सरकार की तरफ से भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिल सकता है। लेकिन ये लंबे समय की बात है, लेकिन ये एक मुद्दा जरूर सामने आया है। खुद चीफ ने इस तरीके की बात कही, तो जाहिर सी बात है इसमें आने वाले दिनों में चर्चा जरूर गर्म हो। जी, शुक्रिया संदीप। और अभिषेक पांडे बड़ी खबर दे रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में उद्योग धंधों के विकास के लिए विदेशों से निवेश आने की उम्मीद है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मॉरिशस दौरा करके लौटे सीएम योगी ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी जी, आप मॉरिशस गए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई, क्या क्या प्रमुख बिंदु रहे? देखिए, मॉरिशस हिंद महासागर में एक लघु भारत माना जाता है। 67% जो वहाँ पे कुल आबादी है वह भारतीय मूल के नागरिकों की है। भारत के प्रति उनका जो लगाव है, जो भारत के साथ उनके जो भावनात्मक रिश्ते हैं, इनको और सुदृढ़ता प्राप्त हुई जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में मॉरिशस गए। वहाँ पर मॉरिशस के लिए उन्होंने वहाँ के विकास और वहाँ के ढांचागत विकास की दृष्टि से मेट्रो एक्सप्रेस वहाँ को दिया, सुप्रीम कोर्ट का टावर वहाँ पे मॉरिशस को दिया, और मॉरिशस में ENT हॉस्पिटल के अलावा हिंदी सेक्रेटरीट के भवन के लिए भी वहाँ धनराशि उपलब्ध कराई गई। महत्वपूर्ण ये है, भारत की दृष्टि से मॉरिशस हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक संबंधों की आप बात कर रहे हैं। आप हाल ही में अयोध्या में इतना बड़ा प्रोग्राम करवाते हैं, पूरा देश, पूरा विश्व उस पर नज़र रखता है, लेकिन राम मंदिर को लेकर के आपकी भावना हमेशा से रही है कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी निर्माण, इन सारी चीज़ों को कैसे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जो मामला सब जुडिस हो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। उन भावनाओं का सम्मान हो, ये हमारी भी इच्छा है, लेकिन न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार कहीं पार्टी नहीं है। 5 दिसंबर से माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें डे टू डे सुनवाई करने जा रही है। विश्वास मानिए कोई अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन दीपावली का पर्व अयोध्या से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इन अपार संभावनाओं को विकसित करना ये मेरा केवल एक राजनीतिक दायित्व ही नहीं, एक नैतिक कर्तव्य भी है। और अपने इन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हम लोग अयोध्या गए थे, वहाँ के विकास का एक खाका खींचे हैं। और अयोध्या ही नहीं, हम हर जगह जहाँ भी मुझे पर्यटन की संभावनाएं दिखती हैं, चाहे वह धार्मिक पर्यटन का हो, हेरिटेज पर्यटन का हो, इको पर्यटन का हो, इन सभी को विकसित करने के लिए हम लोग आगे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक आपने अभी जवाब दिया कि अंतर्राज्यीय जिस तरीके से आपने इंटरस्टेट के तौर पे फ्लाइट शुरू करने
की बात सामने की है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो विकास को लेकर किस तरीके से यूपी का? देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारे 2 नए एक्सप्रेसवे होने जा रहे हैं। एक पूर्वांचल में जो लखनऊ को गाजीपुर बलिया तक, वाराणसी को गोरखपुर और अयोध्या को जोड़ेगा, उसके दोनों ओर व्यापक औद्योगिक गलियारा भी बनेगा। दूसरा, आगरा से झांसी, झांसी से चित्रकूट, चित्रकूट से इलाहाबाद, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसमें दोनों ओर व्यापक औद्योगिक गलियारा, इसमें भी हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हम लोग देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी महानगरों को एयर कनेक्टिविटी के साथ, रीजनल कनेक्टिविटी के साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। और पहले चरण में हम लोग 3 सिटी हमारी मेट्रो से जुड़ चुकी है, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद। आने वाले समय में हम 4 नई सिटी में मेट्रो लेके आने वाले हैं, जिसमें कानपुर है, आगरा है, आपका वाराणसी है, गोरखपुर है, उसके बाद इलाहाबाद, झांसी, मेरठ, इन सब को हम इसके साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक महाराज जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आप दौरे पर थे, यहाँ पर ऊंचाहार में एक बड़ा हादसा हुआ, बहुत दुखद घटना रही है, कैसे आप जाएंगे यहाँ से, सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे? देखिए, वह जो NTPC की यूनिट थी, उसमें ये हादसा हुआ है। भारत सरकार का उपक्रम है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जिस भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार रखेगा, और उत्तर प्रदेश सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। लेकिन चूंकि NTPC का मामला है और भारत सरकार का उपक्रम है, ये उन्हीं के दायरे में आता है। और रिफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बीजेपी नेता गौहर हुसैन भट्ट की हत्या करने वाले आतंकी उनकी कार लेकर भाग गए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी गौहर हुसैन भट्ट की कार का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और इस सिलसिले में पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। और बड़ी खबर अमिताभ सिन्हा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ी एक बैठक में भारत की रैंकिंग पर सवाल उठाने वालों पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि जो लोग वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें 2004 से लेकर 2014 तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में कोई भी सुधार का काम नहीं किया, जबकि उनकी सरकार ने GST जैसा सबसे बड़ा आर्थिक सुधार किया। 3 महीने के बाद जब GST काउंसिल की मीटिंग हुई, जितनी चीजें सामने आई उसका समाधान किया। कुछ चीजों के लिए काउंसिल में कुछ राज्य सहमत नहीं थे, तो हमने राज्यों के मंत्रियों की और अधिकारियों की कमेटियां बनाई। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि अभी वर्बेटिमली तो रिपोर्ट मेरे पास पहुंचा नहीं है, लेकिन जो मैंने मंत्रियों की कमेटी GST काउंसिल ने बनाई थी, उन्होंने मिलकर के ही बनाई थी। और उस मीटिंग में जो हुआ है, और जिसकी छोटी मोटी जानकारी मेरे पास है, पूरा रिपोर्ट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितने इश्यू सामान्य व्यापारियों ने उठाए थे, कारोबारियों की तरफ से जितने सुझाव आए थे, करीब करीब सारे विषयों को पॉजिटिवली स्वीकार किया जा रहा है। यदि मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, यदि इंसॉल्वेंसी कोड, बैंकरप्सी कोड, कॉमर्शियल कोड, अगर ऐसे कानूनी सुधार आपके समय में हुए होते तो हमारी ये रैंकिंग आपके सौभाग्य में नहीं आती क्या? देश की स्थिति नहीं सुधरती क्या? लेकिन किया कुछ नहीं, और जो कर रहा है उसको सवाल पूछे जा रहा है। देखा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट फिक्स हो ना हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का मतलब क्या है ये तो बताएं ना जेटली जी। क्या वर्ल्ड बैंक तय करेगी दुनिया में? वर्ल्ड बैंक क्या है? एक कारोबारी संस्था है, उसके सारे लोग डॉलर सैलरी पाते हैं। कौन है वो लोग? कोई बहुत विशेष लोग हैं क्या? उसने आपकी तारीफ कर दी तो सडनली वो आपको सही लगने लगी। मैं जेटली जी से कहता हूं, आप अपने जो काम है उसके बारे में टिप्पणी करिए। कोई दूसरा आप पर अगर आक्षेप कर रहा है तो इतना क्यों घबरा रहे हो भाई?
उधर 8 नवंबर को नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में एंटी ब्लैक मनी डे मनाने की तैयारी कर रही है। देश भर में काले धन के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह हिमाचल में, सुषमा स्वराज भोपाल में, अरुण जेटली गुजरात में तो नितिन गडकरी मुंबई में रहेंगे। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, उमा भारती और मेनका गांधी समेत लगभग सभी मंत्री देश के अलग अलग शहरों में काला धन विरोधी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार के आर्थिक सुधारों की वजह से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में देश की रैंकिंग सुधरी। 5 दिन के गुजरात के चुनावी दौरे की शुरुआत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरदार सरोवर डैम से लेकर राज्य का विकास रोकने के लिए राहुल गांधी से 5 सवाल पूछे। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया फेस्टिवल में 1000 किलो खिचड़ी बनाकर दुनिया भर में भारत के खान पान की खुशबू पहुंचाने की मुहिम। बिहार के बेगूसराय में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़ में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के पुष्प विहार में तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 लोगों को कुचला, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने फील्ड मार्शल रहे जनरल के.एम. करियप्पा को भारत रत्न देने की मांग की। चेन्नई में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ से हालात बुरी तरह खराब हो गए हैं। और अनुराग ढांडा बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया फेस्टिवल में आज 1000 किलो खिचड़ी तैयार की गई। जाने माने शेफ संजीव कपूर ने इस खिचड़ी को बनाने में मदद की। कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोगों में ये बांटी जाएगी। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। एक साथ 1000 किलो खिचड़ी बनाने को गिनीज बुक ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया। विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है खिचड़ी बनाने का, पकाने का और खाने का। और जो खिचड़ी खाएगा उसको कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड यही है कि भारतीय जो हैं वो अपने खाने में, घर के खाने में रुचि लेने लग गए हैं, उसमें चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पॉजिटिविटी है अपने घर के खाने में, उसको इसी तरह से बरकरार रखना चाहिए और पूरे विश्व में हमारा जो खाना है वो और ज़्यादा ऊंचा मुकाम लेगा।